हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। आज हम आपको इनकम टैक्स का एक न्यू टॉपिक करवाने जा रहे हैं। जो इनकम टैक्स का ये जो टॉपिक है, जितने भी जो टॉपिक इनकम टैक्स के जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे जैसे कि एनटीए जो यूजीसी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, जो एचपीएससी जो हरियाणा में जो या आरपीएससी जो राजस्थान में जो भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए और यूपीटी जो पीजीटी है उसके लिए, सभी के लिए जिसमें भी इनकम टैक्स टॉपिक जिस भी सिलेबस में इंक्लूड है उस सभी के लिए ये वाले वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल होने जा रहे हैं। आज ये हम आपको जो एक न्यू टॉपिक है इनकम टैक्स का, क्लैबिंग ऑफ द इनकम मतलब आय का मिलान को हम एक्सप्लेशन करने जा रहे हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से एक्सप्लेशन करेंगे। अगर हमारी आपको एक्सप्लेशन अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलो आज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक का नाम है क्लैबिंग ऑफ द इनकम मतलब आय का मिलान। आय का मिलान से क्या तात्पर्य है? आय का मिलान से तात्पर्य है कि हमारा जो भी कोई भी एसेट्स का ओनर होता है, मतलब यानी कि संपत्ति का जो भी स्वामी होता है, उसकी आय, वो अपने आय को कर से बचाने के लिए, मतलब इनकम टैक्स मतलब टैक्स से बचाने के लिए अपनी आय का अगर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण ट्रांसफ़र कर देता है, इनकम ट्रांसफ़र कर देता है अपने कर बचाने के उद्देश्य से, तो जिसमें जो इनकम टैक्स में ये कंडीशन दे रखी है। तो अगर इस तरह से अगर वो अपने आय का ट्रांसफ़र करता है तो जो ओनर है आय का, जो असेट्स का जो ओनर है, जो आय का जो ओनर है, उसी की आय में हम इंक्लूड करेंगे, उसी की आय में क्लैबिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं आय का मिलान। यानी ओनली फॉलोइंग इनकम विल बी क्लैब्ड इन द हैंड ऑफ द अदर पर्सन हैंड। केवल निम्न आय ही किसी अन्य व्यक्ति की आय में मिलाई जाएगी। अन्य व्यक्ति की आय में, निम्न जो आय है ये अन्य व्यक्ति की आय में मिलाई जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 1 है ट्रांसफ़र ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, मतलब संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण। अगर कोई भी जो ओनर है संपत्ति का, वो अपने संपत्ति को हस्तांतरण ट्रांसफ़र किए बिना अगर हम अपने खुद की आय का टैक्स बचाने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को अगर आय का ट्रांसफ़र कर देता है तो उसकी ही आय में इंक्लूड करेंगे। मतलब जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है, जो एक्चुअल में जो उस असेट्स का जो ओनर है उसी की आय में हम इंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है, आय को। ओके फ्रेंड्स। नंबर 2 पे इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, मतलब संपत्ति के खंडनीय हस्तांतरण से उत्पन्न आय। अगर कोई भी संपत्ति है उसका खंडनीय हस्तांतरण मतलब यानी कि पूर्ण रूप से हस्तांतरण न करके कुछ भाग का अगर हस्तांतरण करते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए उसकी जो आय अगर उससे उत्पन्न होती है कुछ टाइम के लिए अगर हम हस्तांतरण कर रहे हैं तो उससे अगर जो भी अगर आय उत्पन्न होगी तो जो आय जो संपत्ति का ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी आय में हम इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको आय का मिलान बोलते हैं। चलो आगे करते हैं। 3rd नंबर पॉइंट में सैलरी इनकम ऑफ स्पाउस इज विच अदर स्पाउस हैज सस्टेनेबल इंटरेस्ट, यानी एक जीवन साथी की उस संस्था से वेतन से आय जिसमें दूसरा जीवन साथी का सारवान हित रखता हो। यानी कि जो कोई भी पति पत्नी है, मतलब कपल है, जीवन साथी है, स्पाउस है, अगर वो अपनी कोई भी उसका जो हस्बैंड है, अगर वो ये एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको कि अगर उसका कोई भी हस्बैंड है कोई सी भी कंपनी में अगर वो वर्क करता है तो उसमें या उसका मतलब उसका पार्टनर वर्क नहीं सॉरी उसमें क्या है, वो पार्टनरशिप में है या फिर वो उसका ओनर है किसी संपत्ति में, किसी भी कंपनी में, तो उसकी अगर वाइफ, अगर उसका स्पाउस जीवन साथी है, अगर उसी कंपनी में अगर वो वर्क करता है तो वर्क करने से जो भी उसको सैलरी मिलती है तो उसकी जीवन साथी है जो उसकी पत्नी है उसकी आय में शामिल न करके उसके जो हस्बैंड है मतलब उसकी आय में शामिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी एक जीवन साथी की उस संस्था में वेतन से आय, मतलब उसकी पत्नी की उस समझाने के उद्देश्य से उसकी पत्नी की उस संस्थान से आय, मतलब उस इंस्टीट्यूट से सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जिसमें दूसरा जीवन साथी यानी उसका हस्बैंड का सारवान हित हो, उसका हस्बैंड का क्या, उसको सस्टेंस इंटरेस्ट हो, उसमें कोई भी सारवान उसका हित हो,
तो उसकी जो हस्बैंड है उसकी ही आय में हम क्या करेंगे, क्लैबिंग करेंगे, मतलब इनकम को क्लैब आय का मिलान कर देंगे, उसमें उसकी आय में हम इंक्लूड करेंगे आय को। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी वाइफ का अलग से आय में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके जो हस्बैंड है, वो जो वाइफ के द्वारा कमाई हुई जो सैलरी है उसके हस्बैंड वाली इनकम में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड वाली इनकम में ही हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे है नोट द प्रोविजन ऑफ द क्लैबिंग विल नॉट अप्लाई इफ स्पाउस हैव टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आय के मिलान के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि जीवन साथी के पास कोई तकनीकी या क्या हो, कोई भी पेशेवर योग्यता हो। यदि मतलब ये बोल रहा है कि क्लैबिंग इनकम है वो उसके जो प्रोविजनल है वो लागू नहीं होंगी। कब लागू नहीं होंगी, जब उसके जीवन साथी के पास कोई भी तकनीकी मतलब कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशन कोई भी क्वालिफिकेशन से अगर वो अपना इनकम अर्न करता है तो उसके हस्बैंड यानी उसके जीवन साथी की आय में आय का मिलान वाले जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होंगी। ओके फ्रेंड्स, अगला है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विच ट्रांसफर टू स्पाउस एंड सन वाइफ विदाउट अडेक्वेट कंसिडरेशन। बिना पर्याप्त प्रतिफल के जीवन साथी या पुत्र वधू को हस्तांतरण संपत्ति से प्राप्त आय, यानी कि अगर अपर्याप्त मतलब पर्याप्त बिना पर्याप्त प्रतिफल, यानी कोई भी अगर 10,000 का अगर कोई भी मतलब कि संपत्ति है, अगर हम अपने जो जीवन साथी या अपने जो पुत्र वधू सन वाइफ है उसको अगर हम 7,000 मतलब उसका पर्याप्त एक्चुअल अगर उसका कंसिडरेशन से कम कंसिडरेशन में अगर हम कोई भी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं तो जो हस्तांतरण करता है जो एक्चुअल में जो उस असेट्स का जो ओनर होता है उसी को ही हम उसकी आय में ही हम उसकी आय को इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला है ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स टू फर्म और एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन वाइफ। जीवन साथी या पुत्र वधू के लाभ हेतु फर्म या एओपी को हस्तांतरण संपत्ति से आय, यानी हमारे कोई जीवन साथी है या फिर हमारे पुत्र वधू के लाभ अपने जीवन साथी या पुत्र वधू को लाभ देने के लिए अगर किसी भी फर्म मतलब कोई भी क्या हो फर्म हो या वो एओपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, कोई भी व्यक्तियों का जो भी समूह है अगर उसको हम अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं किसके उद्देश्य से फ्रेंड्स, हम अपनी जो जीवन साथी और पुत्र वधू के प्रॉफिट के उद्देश्य से अगर किसी फर्म या कोई भी एओपी को अगर संपत्ति का से होने वाली आय का अगर हम हस्तांतरण करते हैं तो जो हस्तांतरण करता है एक्चुअल जो असेट्स का ओनर होता है उसी की आय में हम इसको शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलो आगे देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, मैं अपनी ओर से मतलब 100% समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ आप भी थोड़ा मतलब ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो अगला है कि माइनर चाइल्ड इनकम अवयस्क बच्चे की आय, इसको कैसे हम कंसिडर करेंगे। ऑल इनकम विल बी क्लैब्ड इन द हैंड्स ऑफ दिस पेरेंट्स हुज टोटल इनकम बिफोर एडिंग माइनर इनकम इज ग्रेटर। यदि सभी आय टोटल जो इनकम है उसके माता पिता की कुल आय जिसकी आय से जोड़े बिना ज़्यादा होगी उसकी हाथ में मतलब जोड़ी जाएगी। ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो कि जो भी माइनर जो चाइल्ड है अवयस्क जो 18 साल से कम जो साल का जो बच्चा है अवयस्क बच्चा है उसकी अगर जो टोटल इनकम है तो उसकी माता पिता में उस बच्चे की आय जोड़ने के अलावा मतलब बच्चे की आय को इंक्लूड करने के अलावा अगर उसकी माता पिता जिसकी आय अधिक है मतलब जिसकी जो आय अगर अधिक है तो उसी की आय में उसके जो अवयस्क बच्चे की आय को हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। अगर पिता की आय माता की आय से ज़्यादा है तो हम पिता की आय में इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर माता की आय पिता की आय से ज़्यादा है तो हम माता की आय में इंक्लूड करेंगे। बच्चे की आय जोड़ने से पहले अगर जिसकी आय मैक्सिमम होगी इनकम उसी की इनकम में हम अवयस्क बच्चे की जो आय है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखने की बात है कि अगर एक बार अगर किसी भी बच्चे की अवयस्क बच्चे की आय अगर माता या पिता में से किसी की एक की अगर जिसकी मैक्सिमम इनकम है उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं इनकम को तो फिर हमेशा टोटल लाइफ टाइम के लिए उसी की ही इनकम में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, ठीक समझ में आया फ्रेंड्स। ये है कि बी नंबर पॉइंट ये यही बोल रहा है कि वंस इनकम क्लैब इन हुज हैंड इट विल बी
कंटिन्यू टू द क्लेम इन देयर हैंड, मतलब एक बात जिसके हाथ में जोड़ी जाएगी हमेशा उसी के हाथ में हम वो इनकम क्या होगी, जुड़ेगी, क्लेब होगी इनकम। सी नंबर क्या है, बट इनकम अर्न बाय माइनर बाय हिज स्किल विल नॉट बी क्लेब्ड, परंतु अवयस्क द्वारा अपने कौशल से, ये याद रखना फ्रेंड्स कि कोई भी अवयस्क बच्चा है तो अगर वो अपने कौशल, थर्ड नंबर इस पे देखो सी पे, कि अगर अवयस्क बच्चा है वो अपने अगर स्किल, खुद की स्किल से अगर कोई भी आय कमाता है तो वो उसके माता पिता की आय में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर वो खुद की स्किल से अगर आय नहीं कमाता है तो उसके माता पिता की आय में जोड़ी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। डी नंबर ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स विल इनकम विल बी क्लेब इन द हैंड ऑफ दैट पेरेंट्स हु मेंटेन द माइनर चाइल्ड, मतलब माता पिता के तलाक की दशा में अवयस्क की आय उसके माता पिता के हाथ में होगी जो उसकी देखभाल कर रहा है। इसका समझने का प्रयास करो बच्चों कि जिसके माता और पिता, अगर किसी का डिवोर्स हो रखा है तो जो उसके बच्चे की जो अवयस्क जो बच्चा है उसका जो भी मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको कोई संरक्षण कर रहा है उसके माता पिता में से, अगर उसको माता को अगर संरक्षण दे रखा है तो उसकी माता की जो आय है उसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। अगर उसके पिता की आय में, पिता को संरक्षण दे रखी है कोर्ट ने तलाक के मतलब कंडीशन में, तो उसके पिता की आय में, मतलब जो भी उसकी देखभाल करेगा उसी की आय में अवयस्क बच्चे की आय क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उसको क्लैब करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये नंबर पॉइंट है कि इफ़ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी पर एज सेक्शन 80U देन प्रोविजन ऑफ क्लैबिंग विल नॉट बी एप्लीकेशन, यदि अवयस्क मतलब अवयस्क जो व्यक्ति है, जो अवयस्क जो बच्चा है उसकी जो सेक्शन 80U, आगे हम फ्रेंड्स इनकम टैक्स की जो भी जो ये डिडक्शन है ये, तो ये सेक्शन 80 से लेके जो पढ़ेंगे हम, तो उसके अंडर में दे रखी जो सेक्शन 80U है, ये किसके लिए है, जो व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए है, ओनली इंडिविजुअल के लिए है, इसमें डिसेबिलिटी के लिए दिखा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 75,000 बता रखा है, आगे हम पढ़ेंगे इसको फ्रेंड्स। ओके। और अगर सर्वर डिसेबिलिटी है, मतलब गंभीर अगर कोई बीमारी है, उसके लिए 1,25,000 मतलब का टेबल उसको दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अगर अवयस्क धारा 80U, ये 80U है, ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके। कि किसी भी अयोग्यता से पीड़ित है, कोई भी डिसेबिलिटी से अगर कोई भी अवयस्क पीड़ित है तो उसकी आय का मिलान नहीं किया जाएगा, मतलब यानी कि उसके जो भी हमारे जो माइनर जो चाइल्ड है उसका अगर डिसेबिलिटी है अंडर सेक्शन 80U के अंडर में, तो उसकी आय का मिलान हम उसके पेरेंट्स की आय में नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। चलो अच्छा, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर ये F, ये क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबाउ प्रोविजन आर सेम इज केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, उपरोक्त सभी प्रावधान अवयस्क विवाहित बेटी की दशा में भी ऐसे ही लागू होंगे। अगर कोई भी अवयस्क जो भी माइनर जो डॉटर है, बेटी है, विवाहित जो बेटी है, उसकी दशा में भी ऐसे ही जो अवयस्क जो बच्चे के कंडीशन में जो भी प्रोविज़न लागू हुए हैं वैसे ही हमारी जो हमारी डॉटर है, मतलब जो माइनर जो मैरिड जो डॉटर है उस पर भी ऐसे ही प्रोविज़न लागू होंगे जो कि माइनर जो चाइल्ड पे लागू हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब सेम लागू होंगी। ये है कि आगे अगला पॉइंट है जी, ये है एग्जेम्पशन ऑफ द 1500 विल बी अलाउ फॉर ईच माइनर चाइल्ड हुज इनकम इन द क्लेबिंग इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि हर उस अवयस्क जिसकी आय उसके माता पिता के हाथ में जोड़ी जाएगी, यानी उसके माता के हाथ में जोड़ी जाए बच्चों या उसके पिता के हाथ में जोड़ी जाए, जिसकी भी मतलब माता पिता पेरेंट्स के हाथ में अगर वो इनकम अवयस्क की इंक्लूड होगी, क्लेब की जाएगी, तो उसको कितनी रुपए की उसको क्या मिलेगी, उसको डिडक्शन मिलेगी, उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 15 जो इसको 1500 की 1500 रुपये की उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, ये आज के लिए हम क्लेबिंग जो हमारी इनकम है उसका टॉपिक क्या हुआ है का एंड हुआ है। आगे वाले जो भी हम वीडियो बनाएंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना, और आगे हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो पिछले ईयर के जो भी ऑल जो कॉमर्स जो एग्ज़ाम में जो आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमारे जो डिस्क्रिप्टिव में जाके और आप मतलब चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।